बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने दो लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट 1 में विटामिन का लिस्ट दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसके डिफिशिएंसी के कारण जो डिजीज होता है उसका लिस्ट दिया हुआ है और बोला है कौन सा करेक्ट मैच होगा। तो ध्यान देना, विटामिन B12 के डिफिशिएंसी से आपका जो होता है परनीशियस अनीमिया होगा, ठीक है। विटामिन जो B2 होगा उसके डिफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं काइलोसिस, ठीक। विटामिन B6 के डिफिशिएंसी से होता है कन्वल्जन और विटामिन डी के डिफिशिएंसी होगा रिकेट्स। अब ध्यान देना, इस मैच को आप देखोगे तो आपके ऑप्शन 2 से ये मैच करेगा, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी के टेबल से ही डायरेक्टली पिक किया हुआ है। तो विटामिन और उसके डिफिशिएंसी से जो डिजीज होने वाला है इस टेबल में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो इस टेबल को आपको थॉरो करना है। साथ में इस टेबल में विटामिन का सोर्स ही मेंशन किया हुआ है, तो इस सोर्स को भी आप याद कर लोगे। ये हाई चांस है कि आपके एग्जाम में इस टेबल से एक क्वेश्चन आ जाए। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो, इस क्वेश्चन में एक अननोन शुगर एक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है उस शुगर को पहचानना है। तो ध्यान देना, पहला इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि ये शुगर हनी में पाया जाता है, प्लस एक कीटो टाइप का शुगर है, ठीक है। तो कीटो शुगर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा एनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड लास्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि लीवो रोटेटरी होगा, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट रोटेट करेगा, यानी इसको स्मॉल एल या माइनस से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसके रोटेशन को आप, ठीक है। अब ध्यान देंगे, तो ये जो आपका जो भी स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से पिक किया हुआ है। तो अगर आप फ्रुक्टोज के बारे में इंफॉर्मेशन आप रीड करोगे एनसीईआरटी का, तो फ्रुक्टोज जो है आपका शुगर है जो कि हनी में आपको मिलता है, ठीक है। फ्रुक्टोज का फीचर पोजीशन ड्रॉ किया हुआ है, तो देखोगे यहाँ पे इसका कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज जो है वो आपका कीटो टाइप का शुगर होगा, क्लियर रहेगा। अब फ्रुक्टोज का जो लास्ट कायरल सेंटर है, ठीक है, तो लास्ट कायरल सेंटर इसको हम बोल रहे हैं। तो फीचर पोजीशन में जो लास्ट कायरल सेंटर है उसमें OH आपका राइट साइड है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डी, कैपिटल डी। अगर आपका लास्ट कायरल सेंटर का अगर OH अगर लेफ्ट होता है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एल। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल जो नोटेशन है वो डिपेंड करता है लास्ट कायरल सेंटर में OH राइट है कि लेफ्ट है। राइट होगा तो कैपिटल डी, लेफ्ट होगा तो कैपिटल एल, ठीक है। तो आपको समझाया गया कि फ्रुक्टोज में कीटोनिक फंक्शन ग्रुप है, यानी कीटो टाइप का शुगर होता है फ्रुक्टोज, ठीक है। प्लस इसको हम डी फ्रुक्टोज क्यों बोलेंगे, क्योंकि लास्ट कायरल सेंटर जो होता है वो आपके OH राइट साइड में है, प्लस इसका जो रोटेशन होता है तो रोटेशन कैसा होगा, तो आप देखना इसका रोटेशन लेफ्ट होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ लाइन भी लिखा हुआ है कि फ्रुक्टोज इज ए लीवो रोटेटरी कंपाउंड, क्लियर रहेगा। तो ये इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ डी और माइनस मतलब लीवो रोटेटरी, क्लियर रहेगा। तो अगर हम देखेंगे तो फ्रुक्टोज हमारा ऑप्शन ए के स्टेटमेंट को मैच कर रहा है, बी को भी मैच कर रहा है, ठीक है, और डी को भी मैच कर रहा है। अगर हम सी का बात करते हैं, सी का जो स्टेटमेंट है उसके लिए आप एनसीईआरटी खोलोगे तो यहाँ पे फ्रुक्टोज का 5 मेंबर रिंग का अल्फा एंड बीटा फॉर्म ड्रॉ किया हुआ है, यानी ये अपने 2 एनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट हमारे किस ऑप्शन की तरफ लीड कर रहा है, तो लीड कर रहा है कि जो भी अननोन शुगर एक्स है वो होगा आपका डी फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज। तो बच्चों ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से पिक किया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी को थॉरो रीड करोगे तो क्वेश्चन कभी भी आपसे छूटेगा नहीं। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो, फेलियर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, एक ए और एक बी होता है। जो ए होता है ये होता है कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, और जो बी होता है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट सॉल्यूशन होता है। तो आपसे बोला गया कि फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, तो ए बेसिकली क्या होता है कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। तो आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये होगा करेक्ट। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो, आपसे हमने कुछ रिएजेंट मेंशन किया और बोला गया है ग्लूकोज इनमें से किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा या फिर टेस्ट नहीं देगा। तो ध्यान देना, एक क्वेश्चन सिंपली आपके एनसीईआरटी के लाइन से लिया हुआ है। अब देखना नीचे में एनसीईआरटी के लाइन में मेंशन किया हूँ, तो ग्लूकोज का जो ओपन फॉर्म होता है अगर होता तो इनसे रिएक्ट करना चाहिए था, बट बोला गया है डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप जो कि ओपन ग्रुप में होना चाहिए था,
ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फेट एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड। यानी आपका जो बी है स्किप रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड ई है, इससे ग्लूकोज टेस्ट नहीं देगा। इसके बाद ही इन्फरेंस निकाला गया कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होगा वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा मेजॉरिटी फॉर्म में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यानी स्किप रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड से ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है या फिर टेस्ट नहीं देता है। तो बी और ई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में है। तो 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आप सामने 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अ यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ ए बेस टू 1 प्राइम पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। तो ध्यान देंगे आपके सामने हम चल रहे हैं न्यूक्लियोसाइड का फिगर लेके। तो न्यूक्लियोसाइड के फिगर में ध्यान देना, आपका जो बेस का अटैचमेंट है वो पोजीशन 1 प्राइम पे है। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट होगा करेक्ट होगा। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो ध्यान देना इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरस एसिड एट 5 प्राइम पोजीशन ऑफ शुगर मोटिव वी गेट न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान देना इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप न्यूक्लियोटाइड का फिगर देखते हो तो वहाँ पे देखोगे कि 5 प्राइम में अटैचमेंट है, बट कौन से एसिड का है? फॉस्फोरिक एसिड का है। जबकि आपके स्टेटमेंट में कौन सा एसिड का नाम लिखा हुआ? फॉस्फोरस लिखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम इस एसिड के नेम में है। बाकी सारा चीज़ करेक्ट था, बट एसिड का नेम होना चाहिए था फॉस्फोरिक, लास्ट में एक होना चाहिए था। इस पॉइंट पे यहाँ पे अस लिखा हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सेकेंड इनकरेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी स्टेटमेंट 1 is true and 2 is false। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन बोला गया है कि आरबीसी डिफिशिएंसी इज डिजीज ऑफ, यानी किस विटामिन के लैक के कारण डिजीज होता है। तो ध्यान देना आरबीसी बेसिकली अगर आप देखते हो एनसीईआरटी का टेबल में एक लिस्ट आउट किया हुआ है कि किस डिफिशिएंसी से डिजीज कौन सा होगा। तो ध्यान देना इस टेबल में आप देखोगे तो विटामिन B12 के डिफिशिएंसी से आपको पर्नीशियस एनीमिया होता है, जिसको आप बोलते हो आरबीसी डिफिसिट इन हेमोग्लोबिन। यानी हमारा जो इसका आंसर होगा विटामिन B12। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस पर वो क्या मिलेगा। तो ध्यान देना आपको पता है कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो बेसिकली फॉर्म करता है जब अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज ग्लाइकोसाइडिक लिगेंड से क्लब करता है। तो जब आप सुक्रोज को ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा क्या? तो आपको मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, यानी आपका जो ऑप्शन सी होगा ये होगा करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो इस क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इन चारों में बेसिक अमीनो एसिड है। तो ध्यान देंगे आपके सामने बेसिक अमीनो एसिड का लिस्ट लिखा हुआ है। आर्जिनाइन होता है, लाइसिन होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इन दोनों में आप देखोगे तो आपके ऑप्शन में जो डी है डी लाइसिन से मैच कर रहा है। तो आपका जो बेसिक अमीनो एसिड होगा आर्जिनाइन लाइसिन होता है, प्लस एक आपका हिस्टाडीन भी होता है। तो आप इस लिस्ट में से आपके ऑप्शन में डी जो है बेसिक अमीनो एसिड होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे पूछा गया इन चारों ऑप्शन में कौन सा अमीनो एसिड होगा नॉन एसेंशियल। तो ध्यान देंगे आप लोग आपके सामने एक टेबल शेयर किया हुआ एनसीईआरटी का। इसमें क्या है, जहाँ जहाँ एसेंशियल अमीनो एसिड है उसमें स्टार मार्क किया हुआ है, और जो स्टार मार्क नहीं किया हुआ क्या है? नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल का मतलब ये होता है जो हमारा बॉडी खुद से प्रोड्यूस करता है, तो हमको बाहर से उसको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप देखना कि ग्लाइसिन अलानाइन ये सब क्या है? नॉन एसेंशियल का एग्जाम्पल में आएगा। अब ध्यान देंगे आप तो आपके पास ऑप्शन डी में अलानाइन लिखा हुआ है, यानी क्या होगा? ये होगा नॉन एसेंशियल। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों पूछा गया कि ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोसेस आपका प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। तो ध्यान देना ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोसेस आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है, यानी इसका आंसर होगा बी। बच्चों मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अमाइलोज एंड अमाइलोपेप्टाइड में डिफरेंस क्या होता है। तो ध्यान देना इसको समझने के लिए हम लोग को इनका स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो आपके सामने एनसीईआरटी का जो फिगर दिया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान देंगे आपका जो अमाइलोज होता है, अमाइलोज में होता क्या है कि आपका जो अल्फ़ा ग्लूकोज है 1 और 4 पॉइंट पे लिंक होते जाता है और एक लीनियर पॉलीमर होता है। अमाइलोपेक्टिन जो होता है उसमें क्या होता है? ब्रांचिंग होता है।
तो जो लीनियर पार्ट है उसमें 1 और 4 पॉइंट पे लिंकेज होता है, अल्फा लिंक होता है, ठीक। और ब्रांच जो होता है, ब्रांचिंग में कार्बन 1 एंड कार्बन 6 के बीच में अल्फा लिंक होता है। यानी आपके पास जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें 1,4 अल्फा लिंकेज भी है और 1,6 अल्फा लिंकेज भी है। यानी आपका जो ऑप्शन ए होगा, ए करेक्ट होगा। यानी ये डिफरेंस था अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच का। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास जो 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ उसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो ध्यान देंगे, तो पहला जो स्टेटमेंट है, ऑल्बुमिन इज ए सिंपल फूड रिजर्व इन एग वाइट, ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट बोला गया है ब्लड प्रोटीन थ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजिन आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग, ए भी स्टेटमेंट क्या सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। इंसुलिन मेंटेन शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ए भी स्टेटमेंट सही होता है। जो स्टेटमेंट सी है, ये क्या बोल रहा है कि डिनेचुरेशन मैक्स द प्रोटीन मोर एक्टिव, गलत है, क्योंकि डिनेचुरेशन से प्रोटीन अपना एक्टिविटी क्या होता है, खत्म कर देता है। तो आपका सी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का डिमांड था कि इनकरेक्ट कौन है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। तो बच्चों लोग मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 अल्डोज का फिगर लिया हुआ है और बोला है इनके नेम का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देना, इस नेम में कैपिटल डी और कैपिटल एल का भी यूज हुआ है। तो ध्यान देंगे, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स का फीचर पोजीशन लेते हो तो आपका जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है उसका OH अगर राइट होगा तो डी बोलते हैं, और उस कार्बन का अगर OH लेफ्ट में होगा तो उसके लिए हम एल वर्ड यूज करते हैं। तो DL नोमेनक्लेचर का सिस्टम को समझ में आ चुका है। अब ध्यान देंगे, 4 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट्स में अगर दोनों OH सेम साइड होता है, राइट या लेफ्ट, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम इर्थ्रोज बोलते हैं। जब दोनों OH सेम साइड होगा उसको बोलते हैं इर्थ्रोज। ध्यान देंगे, तो यहाँ पे इन दोनों फिगर में दोनों OH सेम साइड है तो इसका नाम होगा इर्थ्रोज। अब इर्थ्रोज दोनों का नाम तो है, अब यहाँ डी और एल कैसे लगाएंगे, तो इस फिगर का जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर इसको बोल सकते हो आप। इसका OH कहाँ राइट में है, तो उसके लिए हम लेंगे डी, और बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर यहाँ पे लेफ्ट का OH लेफ्ट साइड में है तो उसके लिए हम लेंगे एल। तो इर्थ्रोज का डी और एल समझ में आ गया आपको। अब इर्थ्रोज का जो डायस्टोमर पेयर होता है तो इर्थ्रोज का डायस्टोमर को बोलते हैं थ्रियोज बोलते हैं। तो थ्रियोज आपके पास मिल गया, यानी इर्थ्रोज का डायस्टोमर है। अब इसमें जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है अगर उसका OH राइट में होगा तो उसके लिए डी यूज करेंगे, और बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का OH अगर लेफ्ट हो तो उसके लिए हम एल यूज करेंगे। तो ए इनके नाम का करेक्ट सीक्वेंस है। अब ध्यान देना, ये सीक्वेंस जो है अब आप देखोगे तो ए हो जाएगा आपका क्या, डी इर्थ्रोज। अब ये जो फिगर है ये थ्रियोज है, कैसा होगा, डी थ्रियोज होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल इर्थ्रोज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एल थ्रियोज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये होगा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इनका नाम। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो ध्यान देंगे, आपका जितना भी मोनोसैकेराइड्स है वो सारा का सारा रिड्यूसिंग होता है। जितना भी डाइसैकेराइड शुगर्स होता है वो भी रिड्यूसिंग होता है एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्री हैलोज। तो यहाँ पे डाइसैकेराइड वाले ऑप्शन में सुक्रोज दिखा हुआ है जो कि होगा आपका नॉन रिड्यूसिंग। आपको ये बात समझ में आना चाहिए, जितना मोनोसैकेराइड्स होगा वो सारा का सारा रिड्यूसिंग होता है। जितने डाइसैकेराइड्स होते हैं सारे रिड्यूसिंग होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्री हैलोज। ट्री हैलोज आपके NCERT बायोलॉजी में लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ है। और जितने ही पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग, फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड सेलुलोज। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड कैसे लिंक होते हैं। तो ध्यान देंगे, प्रोटीन में अमीनो एसिड लिंक होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका आंसर होगा ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग यहाँ पे पूछा हुआ कि सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टेट दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम। तो ध्यान देना, इसका जो फ्लो होता है DNA टू RNA एंड RNA टू प्रोटीन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस पे। बच्चों आपसे बोला गया कि RNA एंड DNA के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, जो पहला स्टेटमेंट ए लिखा हुआ है शुगर कंपोनेंट ऑफ RNA इज एविनोज एंड शुगर कंपोनेंट ऑफ DNA इज राइबोज, ये गलत है। ठीक है, आप ऑप्शन डी चेक करना, इसमें क्या दिखा हुआ, शुगर कंपोनेंट ऑफ RNA इज राइबोज एंड शुगर कंपोनेंट ऑफ द DNA इज
2 प्राइम डी ऑक्सी राइबोज, तो ये आप देखना एक करेक्ट स्टेटमेंट होगा। यानी आप देखोगे तो आपका जो आरएनए का जो शुगर होता है डी राइबोज, और डीएनए का जो शुगर होता है डी ऑक्सी राइबोज, यानी सेकेंड पोजीशन से यहाँ पे ओ होना चाहिए था, तो ओ को हटा दिया गया है, इसलिए बोला गया डी ऑक्सी, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल, डी ऑक्सी राइबोज। तो आपका जो स्टेटमेंट डी होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपको पूछा गया कि अल्फा डी ग्लूकोज को जब रिएक्ट करवाते हो आप हाइड्रोक्सिल अमाइन से, तो आपका ऑक्सीजन बनता है, उसका फिगर क्या होगा। तो ध्यान देना, जब भी आपके पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप रहता है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो उसमें होता क्या है कि NH2OH से आप एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हो बाहर, और यहाँ पे इस तरह का एक कंपाउंड क्रिएट होता है, इसको आप ऑक्सीजन बोलते हो। ठीक है, अब ध्यान देना है आपके ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड पोजीशन में इस तरह का डबल बॉन्ड O लगा होता है, तो डबल बॉन्ड O से क्या होगा, NH2 का 2H निकल के वाटर निकालेगा और वहाँ पे डबल बॉन्ड N का लिंकेज क्रिएट हो जाएगा। बट बाकी जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का आपको पता होना चाहिए, ताकि आप राइट ऑप्शन को टिक कर पाओ। तो ध्यान देना, आपके सामने ग्लूकोज का जो करेक्ट फॉर्म है दिया हुआ है, इसमें ऊपर में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बाकी जो OH का जो ओरिएंटेशन आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ का जो OH राइट में होता है, यहाँ लेफ्ट में, यहाँ राइट। ठीक है, तो ऊपर में क्या होगा NH2OH, ये तो बनेगा ऑक्सीजन, बाकी OH का ओरिएंटेशन आपको याद रखना है। ठीक, अब ध्यान देंगे, अगर ओरिएंटेशन को फोकस करते जाएं तो जिस पॉइंट पे ऑक्सीजन का क्रिएशन होगा उसके बाद वाले कार्बन पे OH राइट में होना चाहिए, तो यहाँ पे OH राइट में है। ठीक है, उसके बाद का OH लेफ्ट में होना चाहिए, यहाँ भी लेफ्ट में है, फिर राइट में होना चाहिए। तो जो ओरिएंटेशन है बस ऑप्शन डी में मैच करेगा, बाकी जगह कहीं मैच नहीं करेगा, यानी ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑप्शन डी की तरह होगा। तो बच्चों ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि विच आर द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस विच स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजनलाइसिस इन द लिवर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ध्यान देना, इसका जो आंसर होगा एड्रेनलिन होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया इन डीएनए द लिंकेज बिटवीन डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस आर। तो ध्यान देना, इन डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस लिंक होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखना ध्यान से, ये डीएनए का जो डबल हेलिकल शेप है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या है आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे GC के बाद है ना 3 लाइन खींचा हुआ था, 3 लाइन जो खींचा हुआ ये रिप्रेजेंट करता है 3 H बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। AT का जो लिंकेज है उसमें 2 लाइन खींचा, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है AT के बीच में, तो अल्टीमेटली आपस में कनेक्टेड थ्रू होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ लिखा भी हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों पूछा गया है कि सुक्रोज किन मोनोसैकेराइड के कॉम्बिनेशन से फॉर्म करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, ध्यान देंगे। जो सुक्रोज होता है उसमें क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी फ्रुक्टोज होता है। अब अल्फा डी ग्लूकोज का जो होता है वो पायरनोज फॉर्म के फॉर्म में रहता है साइक्लिक फिगर, और जो फ्रुक्टोज का फिगर होता है वो फ्यूरेनोज के फॉर्म में रहता है। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन बी, अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज स्ट्रक्चर जो होता है कंबाइन करके आपका सुक्रोज को फॉर्म करता है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो उससे पूछा गया विटामिन B1 के डिफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है। तो इसका आंसर होगा बेरी। अब ये मेंशन किया आपके एनसीईआरटी टेल में, जिसको हम लोग देखते हैं। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे विटामिन B1 के डिफिशिएंसी से बेरी डिजीज होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको टेबल थॉरली याद कर लेना है, क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। तो बच्चों मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपके सामने लैक्टोज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोला गया है इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं बताएंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग चलते हैं लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको दिखाते हैं। तो आपके सामने लैक्टोज का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। लैक्टोज बनता है बीटा डी लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से फॉर्म करता है विथ बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी 0.1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड 0.4 ऑफ ग्लूकोज। अब इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम लोग चलते हैं ऑप्शन के पास। तो पहला ऑप्शन बोला हुआ है कि ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज गिव इक्वल अमाउंट ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी ग्लैक्टोज, ये सही है। अगला पॉइंट है लैक्टोज इज अ बीटा ग्लूकोसाइडिक फॉर्मेशन बाय यूनियन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लैक्टोज, ये भी सही स्टेटमेंट है। यानी अल्टीमेटली क्या होता है, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज पार्टिकल बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कंबाइन करके आपका लैक्टोज फॉर्मेशन करता है। सी ऑप्शन क्या बोला हुआ है, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर, ये भी सही है।
एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटारोटेशन, ये पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी शुगर रिड्यूसिंग होगा वो म्यूटारोटेशन को शो करता है, यानी ऑप्शन सी होगा जो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ऑप्शन डी है, उसमें क्या बोला गया है कि लैक्टोज कंटेन 8 OH ग्रुप। तो ध्यान देंगे, वो चेक कर लेते हैं हम लोग। लैक्टोज में देखोगे यहाँ पे एक OH है, 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास लैक्टोज में कितने 8 OH ग्रुप हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन ए बी डी करेक्ट था और सी था इनकरेक्ट। तो आपसे बोला गया था कौन सा इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा। तो बच्चों चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन में डीनेचुरेशन से रिलेटेड आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, बोला कौन कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, जो पहला स्टेटमेंट है 1 नंबर, उसमें क्या दिया हुआ कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कॉजेज लॉस ऑफ सेकेंडरी इंटरस्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ये सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि डीनेचुरेशन लीड्स टू द कन्वर्जन ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड, तो इसमें भी क्या होता है कि डीएनए का जो फिगर होता है उसमें जो डबल स्ट्रैंड होता है वो लिंक होता है थ्रू H बॉन्ड, तो उस बॉन्ड को ब्रेक होने के कारण क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यानी 2 स्टेटमेंट भी क्या होगा करेक्ट होगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट का, डीनेचुरेशन अफेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो ध्यान देना ये गलत है, आपका डीनेचुरेशन से प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है अफेक्ट नहीं होता है, यानी 1 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बोला गया इसमें कौन सा विटामिन जो है कि फैट सॉल्युबल नहीं है। ध्यान देना, आपका जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है उसका लिस्ट आप याद कर लो ना। तो A D E K, ये 4 विटामिन होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। अब ध्यान देना, आपके ऑप्शन में B C D में विटामिन D है, E है और A है जो कि इस लिस्ट से मैच करते हैं। तो ये सारे विटामिन क्या होंगे फैट सॉल्युबल होंगे। विटामिन जो B कॉम्प्लेक्स होता है आपका फैट सॉल्युबल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और चलो मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन बोला गया इन चारों में कौन सा म्यूटारोटेशन शो नहीं करता। तो ध्यान देना, जो भी शुगर नॉन रिड्यूसिंग होगा वो म्यूटारोटेशन को शो नहीं करेगा। तो ध्यान देंगे इन सब में सुक्रोज जो है ये होता है नॉन रिड्यूसिंग, इसलिए ये म्यूटारोटेशन को शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया कि फ्रुक्टोज टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस क्यों करता है। तो ध्यान देंगे, फ्रुक्टोज में ऑल्दो कीटोन ग्रुप होता है, लेकिन इसके बगल वाले पोजीशन पे आपके पास OH होता है। अब होता है क्या है कि इस टाइप के सिस्टम में अगर बेसिक मीडियम लोगे तो इसमें ये क्या होता है थ्रू कीटोनियल टॉटोमेरिज्म आपका ये पोजीशन जो है जिसको हम लोग पकड़ रहे हैं ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा इन बेसिक मीडियम तो ये आपके टॉलरेंस टेस्ट को दे देगा, यानी रिड्यूसिंग शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट एज द इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इज। तो ध्यान देना, आपका जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसको हम बोलते हैं जीन, जो इंस्ट्रूमेंटल होता है आपके सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया किस हार्मोन में आयोडीन होता है। तो ध्यान ना, थायरोक्सिन में आपका आयोडीन होता है, तो इसका आंसर सी होगा। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन बोला गया है कि इंडियन है द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर। तो ध्यान देना GCNAT, GCNAT। तो ऑप्शन जो मैच करेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए मतलब एडेनाइन, टी मतलब थाइमिन, यानी AT कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इन GC ग्वानिन एंड साइटोसिन आपस में क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जब मैं लाइन खींचा हूँ इनके बीच में, ये नंबर ऑफ H1 बता रहा है कि किन बेस पेयर में कितना H1 बनेगा। तो AT में 2 H1 बनता है और GC में 3 H1 का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा करेक्ट सी। ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके सामने ऐसे फिगर बना के दिया हुआ है कि लिंकेज किस तरह से किया गया है। चलो आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइन हार्मोन। तो ध्यान देना, आपका थायरोक्सिन के फिगर में आपको अमाइन ग्रुप दिखेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल होगा। तो ध्यान देना, आपका जो फैट सोल्यूबल विटामिन का लिस्ट आप याद कर लो ना।
तो फैट सेल विटामिन आपका होता है ADEK। तो जो विटामिन ADEK में बिलोंग करेगा फैट सोल्यूबल होगा, इसके अलावा जो भी होगा वो होगा वाटर सोल्यूबल। तो ध्यान देना आपका जो ऑप्शन डी है विटामिन बी हमारे लिस्ट में नहीं है, मतलब ये क्या होगा वाटर सोल्यूबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो बच्चों लोग मूव करेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है आरएनए एंड डीएनए आर कायरल मॉलिक्यूल। अभी कायरलिटी होता क्यों है? तो ध्यान देना आपको पता है कि जो शुगर हम यूज कर रहे हैं आरएनए डीएनए में वो कायरल होते हैं, तो उनके प्रेजेंस के कारण क्या होता है आरएनए डीएनए भी क्या होगा कायरल की तरह बिहेव करेगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने दो एंजाइम दिया हुआ है। एंजाइम ए जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक करता है, और एंजाइम जो बी है वो पॉलीपेप्टाइड चेन को फर्दर ब्रेक करता है अमीनो एसिड्स में। तो आपसे पूछा गया है एंजाइम ए और बी क्या होगा? तो ध्यान देना प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक करने के लिए एंजाइम यूज करते हैं लोग पेप्सिन, और पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रिप्सिन। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा ये होगा करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपसे पूछा है कि इन चारों में से ह्यूमन बॉडी किसको प्रोड्यूस नहीं करता? तो ध्यान इसका आंसर होगा विटामिन्स। विटामिन्स हमारे ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है। तो बच्चों लोग मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला गया इसमें किस हार्मोन में पेप्टाइड हार्मोन होता है? कट 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 कट। बच्चों लोग बोला गया है विच आर द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन। तो ध्यान ग्लूकाजोन जो होता है ये पेप्टाइड हार्मोन का एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना पूछा गया है कि फंक्शन ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ध्यान ना जब भी डाइसल्फाइड बॉन्ड को हम रिड्यूस करते हैं तो मेरे को SH लिंकेज मिलता है यानी थायोल। तो थायोल का पार्टिसिपेशन से डाइसल्फाइड लिंकेज क्रिएट होता है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपसे पूछा गया है कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? तो ध्यान देंगे इससे मेनली कंपोज होता है फॉस्फोलिपिड्स का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपसे पूछा गया है कि बीटा डी ग्लूकोज में कितना नंबर ऑफ कायरल कार्बन होगा? तो आपके सामने नीचे इसका डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ। अब इसमें हम लोग कायरल कार्बन को काउंट कर लेते हैं एक बार। तो ये वाला पोजीशन कायरल होगा, तो ये आप 1 हो गया। ये भी कायरल होगा 2, 3, 4 और 5। ये 5 पोजीशन कायरल हो गए। छठा पोजीशन कायरल नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो ये टोटल कितना कायरल कार्बन होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी 5 कार्बन होंगे जो कि कायरल होंगे। ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है कि आपको पेप्टाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? तो ध्यान देना पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है, जब एसिड से O छटता है और NH2 से H हटेगा तो CONH का लिंकेज क्रिएट होता है, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब इन सारे ऑप्शन में आप देखोगे कि कहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज सही से प्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ देखोगे ऑप्शन सी, यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज है, यहाँ पे लिंकेज है, और यहाँ का जो एसिड का CO है वहाँ लाइन खींचा गया है, और यहाँ का NH2 के H से यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा पेप्टाइड बॉन्ड का। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज दैट। तो ध्यान देना आपका जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, एक टाइप ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड होता है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों पूछा गया है कि प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो किस बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है? ध्यान देना तो प्रोटीन का जो हेलिकल फॉर्म होता है स्टेबलाइज होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है अ सीक्वेंस ऑफ हाउ मनी न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर RNA यानी mRNA मैक्स अ कोडन फॉर एन अमीनो एसिड। तो ध्यान देंगे आपके पास mRNA में जो बेस पेयर होते हैं एडेनाइन, यूरासिल, गुआनाइन एंड साइटोसिन, ये मिल के ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट मिल के कोड देते हैं, उस कोड का यूज़ करके अमीनो से बनता है, यानी इसमें जो सीक्वेंस होता है वो 3 का होता है। तो आपका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो से पूछा गया है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्जन करने के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? तो इसमें हेल्प करता है आपका इंसुलिन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों से पूछा गया कि ग्लाइकोलाइसिस किसको बोलते हैं? तो सिंपली है ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो बच्चों मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया कि विटामिन B12 में कौन सा मेटल आयन मौजूद होता है? ध्यान देना विटामिन B12 में कोबाल्ट +3 आयन मौजूद होता है। तो आंसर बी होगा करेक्ट।
तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन बोला गया है चारगेफ रूल क्या स्टेट करता है, तो ध्यान देंगे इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि आपका जो ए और टी का जो अमाउंट है नियरली इक्वल होता है और आपका जी और सी का अमाउंट क्या होता है नियरली क्या होता है इक्वल होता है। तो इससे आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग को सपोर्ट कर सकते हो कि ए टी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेगा और जी सी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करता है। इसका मतलब जिसका ऐसा आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज इक्वल टू थायमिन एंड अमाउंट ऑफ गुआनाइन इज इक्वल टू साइटोसिन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस पे। चलो आपसे बोला गया कि फॉस्फोलिपिड्स आर एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विथ व्हाट, तो ध्यान देना तो ग्लिसरॉल विथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रेसिड्यू एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो मूव करता हूँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों पूछा गया सेलुलोज किसका पॉलीमर है, तो ध्यान देना सेलुलोज का फिगर आप देखोगे तो सेलुलोज में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो बीटा डी ग्लूकोज है वो कंबाइन करता है थ्रू बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी पॉलीमर होगा किसका ग्लूकोज का। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बोला गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ध्यान देना पहला स्टेटमेंट बोला गया है अल्फा कार्बन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज एसिमेट्रिक, यानी कायरल ए जनरली करेक्ट होता है। ठीक है, यानी आपका जो अमीनो एसिड होता है सेम पोजीशन में क्या होता है NH2 होता है, COH होता है, H होता है, एक R ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये सेंटर क्या होगा अल्फा कार्बन क्या होता है कायरल होता है जनरली। आपका जो बस जो ग्लाइसिन है ग्लाइसिन बस जो होता है वो अकायरल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जनरली क्या हो करेक्ट होगा। अगला बोला गया है ऑल प्रोटीन फाउंड इन एल फॉर्म। अब ये जो है ये गलत है क्योंकि कुछ प्रोटीन आपका डी फॉर्म भी पॉसिबल है, तो यानी आपका जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा इनकरेक्ट। ठीक, सी ऑप्शन में क्या बोला है ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ऑल प्रोटीन दे नीड, ये भी सही है। हमारा बॉडी जो है हर टाइप का प्रोटीन जो हमको नीड होता है उसको बनाता है। डी ऑप्शन में क्या बोला हुआ है एट pH7 बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एग्जिस्ट इन आयनाइज फॉर्म, यानी आयनाइज फॉर्म यानी ड्यूटेरान का फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ये भी सही है। तो इस चारों ऑप्शन में इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट है आपका है बी, क्योंकि सारा जो प्रोटीन है सिर्फ एल फॉर्म में नहीं होगा, कुछ डी फॉर्म में भी होता है, तो बी इनकरेक्ट होगा जो कि हमारा आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपसे पूछा गया एंजाइम किससे बना होता है, ध्यान देना एंजाइम्स आर बेसिकली क्या होता है प्रोटीन विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और इनका काम क्या होता है जो बायो कैटलिस्ट, ये आपके बॉडी के जो भी रिएक्शन उनको कैटलाइज करते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो पूछा गया इसमें कौन सा शुगर फेलिन टेस्ट देगा, तो सिंपल सा चीज़ है कि जो रिड्यूसिंग होगा फेलिन टेस्ट देगा। अब इसमें रिड्यूसिंग कौन होगा, तो जितना ही मोनोसैकेराइड्स है ऑल आर रिड्यूसिंग, जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं ऑल आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्रीहैलोज एंड ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। तो पहला सुक्रोज है ये होता है नॉन रिड्यूसिंग। प्रोटीन और फैट्स तो शुगर ही नहीं है तो इसको आप हटा दो, तो बचा क्या ग्लूकोज। ग्लूकोज इसमें क्या होगा आपका ग्लूकोज क्या हो जाएगा बच्चों इस पर रिड्यूसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज आपका रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो आपसे पूछा गया है कि पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो होगा इनकरेक्ट होगा, तो ध्यान देंगे जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ CN बॉन्ड। तो ध्यान देना प्रोटीन में जो पेप्टाइड लिंकेज होता है उसमें क्या होता है कि N के पास लोन पेयर होता है और बगल में C डबल O बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक रेजोनेंस पॉसिबल है। तो इस रेजोनेंस के पॉसिबिलिटी के कारण क्या होता है कि आपका यहाँ पे इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर बिल्ड हो जाएगा, PDC पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर बिल्ड हो जाएगा। ठीक, तो इसके कारण क्या होता है बॉन्ड लेंथ क्या होगा छोटा हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा इसका शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत लिखा हुआ है कि यहाँ प्रोटीन में क्या होता है बॉन्ड लेंथ लंबा तो नहीं होगा, तो आपका स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना बी जो स्टेटमेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस शो द प्लेनर स्ट्रक्चर, ये करेक्ट है क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों sp2 होता है, तो ये फिगर दोनों क्या होगा इस पेप्टाइड लिंकेज का पार्ट क्या होता है प्लेनर होता है। CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन आर स्मॉलर देन द यूजुअल बॉन्ड लेंथ, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि CN बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड हो चुका होता है। डी नॉन ऑफ द अबव। तो ध्यान देना इसमें कौन सा इनकरेक्ट रहा, तो ऑप्शन ए था इनकरेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
यानी आपसे पूछा गया तो इनकरेक्ट कौन है, तो ए इनकरेक्ट है। तो बच्चों मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपसे पूछा गया इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है, चार्ज इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये स्टेटमेंट सही है। अल्फा ग्लूकोज से ही आपका मिल्क स्टार्च फॉर्म करता है। जो बी स्टेटमेंट है, अमालोज इज अ कंपाउंड ऑफ सेलुलोज, जो कि गलत है क्योंकि अमालोज कंपाउंड होता है स्टार्च का। सी स्टेटमेंट क्या बोला है, प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड, जो भी ये भी गलत होगा। मोर देन वन टाइप से भी बनता है प्रोटीन, ठीक है। डी, इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रुक्टोज देयर आर 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, जो भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिया हो, बोला इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, इसमें सिंपल सा ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। डायस्टेज एक एग्जाम्पल एंजाइम का है। बाकी जो है ए सी इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है, ध्यान देना। साइक्लोहेप्टेन जो बेसिकली होता है वो 7 मेंबर रिंग तो है, बट एरोमेटिक नहीं होता क्योंकि इसमें sp3 कार्बन होता है। एसिटोफेनॉन जो होता है वो कीटोन होता है, नॉट ईथर। तो ये हुआ कि एसिटोफेनॉन का स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन ए सी इनकरेक्ट है, तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बोला गया इसमें कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा एच बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड में। तो ध्यान देंगे, आपका जो ए लिंक होगा टी से और जी लिंक होगा सी से, नहीं आपका जो ऑप्शन होगा ए सही होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इसमें पूछा गया कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में रिलेशन क्या होता है। ध्यान देना, दोनों का फिगर बना के दिया हुआ नीचे में। तो ये ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्म है, तो इससे आपका अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म बनता है। तो अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में बस कार्बन नंबर जो C1 है, C1 पे OH का कॉन्फिगरेशन डिफर होता है, बाकी सब सेम होता है। तो जब C1 पॉइंट पे, नहीं कार्बन नंबर 1 पॉइंट पर अगर OH का कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होगा, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनोमर्स। तो बच्चों लोग ये दोनों का रिलेशन आपस में क्या हो जाएगा, एनोमेरिक रिलेशन हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ध्यान देना, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए थायरोक्सिन। तो बच्चों मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा शुगर सबसे स्वीटेस्ट होगा। तो ध्यान देना, इन चारों ऑप्शन में सबसे स्वीटेस्ट शुगर होने वाला है फ्रुक्टोज। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ग्लूकोज जब ओसाजन का फॉर्मेशन करता है तो कितने मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं चलता हूँ इसके मैकेनिज्म पे। तो आपके सामने ये ग्लूकोज का फिगर दिया हुआ है। इसमें पहला मॉलिक्यूल जब डालते हो फिनाइल हाइड्रोजन का, तो आपका कंपाउंड ऐसा कुछ बनता है। इसके बाद फर्दर 2 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन कंज्यूम होता है, तो बनता है ओसाजोन फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ओवरऑल कितना मोल कंज्यूम हो गया, तो 3 मोल कंज्यूम हो चुका है। तो आपका ग्लूकोज जो है आपके 3 मोल को कंज्यूम करेगा, किसके, फिनाइल हाइड्रोजन को, और ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। बच्चों लोग मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन बोला गया है कि इंडियन है द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर। तो ध्यान देना, GCNAT, GCNAT। तो ऑप्शन जो मैच करेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ए मतलब एडेनाइन, टी मतलब थाइमिन, यानी AT कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इन GC ग्वानिन एंड साइटोसिन आपस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जब मैं लाइन खींचा हूँ इनके बीच में, ये नंबर ऑफ H1 बता रहा है कि किन बेस पेयर में कितना H1 बनेगा। तो AT में 2 H1 बनता है और GC में 3 H1 का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा करेक्ट सी। ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके सामने ऐसे फिगर बना के दिया हुआ है कि लिंकेज किस तरह से किया गया है। बच्चों से पूछा गया है कि पाल्मेटिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से आपको कितना ATP मिलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है C15H31COH होता है, और इसके मेटाबॉलिज्म से हमको मिलता है 130 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो बच्चों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों पूछा गया आपसे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो चलो इसमें आपसे बोला गया है कि एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल सा, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, ये आपके बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों बोला गया कि 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितने ATP का जनरेशन होता है। तो ध्यान देना, 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आपका 38 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होता है इन सेल्स, यानी इसका आंसर होगा B 38।
तो बच्चों लिए था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग अल्फा डी ग्लूकोज यानी बीटा डी ग्लूकोज डिफर किस पॉइंट पे करता है, तो ध्यान देंगे अल्फा डी ग्लूकोज यानी बीटा डी ग्लूकोज डिफर करता है C1 पॉइंट के कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है, कि C1 पॉइंट पे जो OH है अल्फा में राइट साइड होता है, यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे बीटा में लेफ्ट साइड होता है। तो ये डिफर करता है कहाँ पे, डी यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH ऑफ C1 पॉइंट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से आप क्या समझते हो, तो ध्यान देना बेसिकली ऑप्शन जो ए लिखा हो वही करेक्ट होगा। तो रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न ऑफ कंटिन्यूस पोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन को बोल सकते हो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ऑप्शन जो ए होगा इसका करेक्ट होगा। बच्चों लोग आपके सामने एंजाइम के लिए 4 स्टेटमेंट दिया हुआ, बोला है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा। तो ध्यान देना पहला स्टेटमेंट है एंजाइम कैटलाइजेज केमिकल रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग होना चाहिए था। तो आपका ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक बोथ इन बाइंडिंग कायरल सबस्ट्रेट्स एंड कैटलाइजिंग द रिएक्शन, ए बी स्टेटमेंट फुल्ली करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन एंजाइम लैक इन न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स, ये गलत है क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन में आपका पास क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड में आपके पास N पे लोन पर होता है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। पेप्सिन इज ए प्रोटीलाइटिक एंजाइम, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपसे पूछा गया है कि डाइजेशन को केमिकली आप क्या बोलोगे, तो सिंपली डाइजेशन जो है केमिकली होता है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। इसमें आपका जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल सब ब्रेक होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया इस क्वेश्चन में कि एग्जांपल ऑफ बायोपॉलीमर क्या होगा, तो ध्यान है DNA एक एग्जांपल होगा बायोपॉलीमर का। तो ऑप्शन डी क्या होगा अपना करेक्ट होगा। तो बच्चों मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस पे। बच्चों इस क्वेश्चन में एंजाइम आपके रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इस पर कुछ स्टेटमेंट है। तो ध्यान ना एंजाइम आपके बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो इसका जो आंसर बी होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बोला इस क्वेश्चन में कि द कपलिंग बिटवीन बेस यूनिट्स ऑफ DNA इज थ्रू। तो ध्यान देना अब देखोगे तो DNA का जो डबल हेलिकल शेप होता है उसमें जो कपलिंग होता है थ्रू H बॉन्डिंग होता है, ये मेंशन में किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपसे पूछा गया कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च के बाद आपको क्या मिलता है। तो ध्यान देना आपको पता है कि स्टार्च बना किससे होता है, तो आपका अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है स्टार्च। तो जब स्टार्च को हम ब्रेक करेंगे रिवर्ट करेंगे तो कहाँ मिलेगा हमको, अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा, यानी आपको ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।